इसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। प्रेम चोपड़ा ने आशा की लाश पर एक कपड़ा डाला और फिर 2 अफराद उसे उठा कर ले गए। खून पर पहले चूल्हे की राख डाली गई, फिर झाड़ू से साफ कर दिया गया। गोविंदर की लाश उसी तरह पड़ी रही और माहौल की तरह सहमगी में इजाफा करती रही। यकीन नहीं आ रहा था कि जिंदगी से भरपूर ये नौजवान अपने तमाम तर हुनर और जिंदगी के सारे मंसूबों समेत मिट्टी का ढेर बन चुका है। मुझे अंदाजा हुआ कि रजनी शायद वक्ती तौर पर बच गई है। चौधरी अनवर अब जावा और थानेदार चावला के करीब ही बैठा था। यहाँ आनन फानन जो खून खराबा हुआ था उसने गालिबन चौधरी अनवर का मूड में बदल दिया था। उसकी तवज्जो अब रजनी की तरफ से हट गई थी। बहरहाल तवज्जो हटने की एक वजह कुछ और भी थी, जिसका पता हमें थोड़ी देर बाद चला। रजनी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही घर में किसी जगह से जद्दोजहद के शवाहिद मिल रही थी। जब वह मोबाइल फोन पर किसी फिल्मी बंदे की माँ बहन एक कर रहा था, उसे कह रहा था कि अगर वो फलां केस की पैरवी से बाज ना आया तो मुंबई वापस पहुंचते ही सबसे पहले वो उसको उल्टा लटकाएगा। इसकी फिल्म डब्बों में बंद हो जाएगी और उसकी फैमिली का कोई बंदा किसी फिल्म स्टूडियो में कभी कदम नहीं रख सकेगा। इसी दौरान में पैंट शर्ट वाला एक सिख नौजवान घर में दाखिल हुआ। उसने ऐनक लगा रखी थी। उसके हाथ में लटकता हुआ स्टेथोस्कोप गवाही दे रहा था कि वो इस गांव का कंपाउंडर या डॉक्टर है। बाद पता चला कि वो डॉक्टर ही था। उसे एक मुसल्ला शख्स लेकर आया था। डॉक्टर का रंग हल्दी हो रहा था। वो अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। उसका मेडिकल बॉक्स भी उसके पीछे पीछे गया। करीबन 10 मिनट बाद डॉक्टर दोबारा खिड़की के सामने नजर आया। थानेदार चावला ने बारोब आवाज में उससे पूछा, हाँ भाई जसवंत सिंह की रिपोर्ट है? डॉक्टर लर्जा आवाज में बोला, मैंने इंजेक्शन दे दिया है जी, होश में आ रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं जी। इसी दौरान में दुबले पतले डॉक्टर की नजर खिड़की से गुजरकर अंदर आई और गोविंदर की लाश पर पड़ी। वो कुछ और भी हरासान दिखाई देने लगा। थानेदार चावला ने कड़े लहजे में कहा, जसवंत या जो कुछ देखा है इसके बारे में बाहर किसी से एक शब्द भी नहीं बोलना, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। जावा ने कहा, जो लड़की यहाँ से भाग गई है उसके बारे में कोई जानकारी है तुम्हें? जी बस इतना ही पता चला है कि कोई लड़की भागी है और आप लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ध्यान रखो, कोई जानकारी मिले तो फौरन बताओ, थानेदार ने ताकमाना अंदाज में कहा। डॉक्टर ने शद्दुमत से अस्बात में सर हिलाया, फिर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और लड़खड़ाता हुआ सा बाहर निकल गया। एक मुसल्ला शख्स मेडिकल बॉक्स के साथ उसके हमरा था। बहुत जल्द हमें अंदाजा हो गया कि बेहोश होने वाली गोविंदर की मंगेतर बल्कि साबका मंगेतर रजनी कौर है। वो सूरत हाल की सख्ती नहीं झेल सकी थी। उसे आवाजों से अंदाजा हो गया था कि आयशा पर क्या बीती है। वो इस वक्त बेहोश हुई थी जब जावा ने आयशा पर 2 फायर किए थे। गालिब गुमान यही था कि अभी उसे गोविंदर की मौत का पता नहीं। जावा के करीब 2 मोबाइल फोन रखे थे। गाहे बगाहे किसी फोन की बेल होने लगती थी और वो गुफ्तगू में मसरूफ हो जाता था। इसकी सारी गुफ्तगू मुंबई के एक खतरनाक डान की शान के मुताबिक थी। उसके अक्सर फिक्रों में गंदी गालियों की बौछार होती थी। हमारे सामने ही मुंबई की एक मारूफ हेरोइन की कॉल भी आई। जावा ने उससे कदरे बेहतर अंदाज में बात की, ताहम गंदी गालियों से मुकम्मल परहेज उसने फिर भी नहीं किया। उसने हेरोइन से कहा कि अगर अब उसे इनकम टैक्स ऑफिसर का फोन आए तो इसे बताए, वो इसकी पतलून गीली करने का मुकम्मल इंतजाम कर देगा। कुछ देर बाद थानेदार चावला तो जावा से इजाजत लेकर और उसके पांव छूकर वापस चला गया, ताहम बाकी अफराद वहीं मौजूद रहे। वो जरखरीद गुलामों की तरह जावा के इर्द गिर्द जदीद राइफलें उठाए खड़े थे और जावा की अबरू के एक इशारे पर किसी को भी छल नहीं कर सकते थे। जावा और चौधरी अनवर मुसलसल शराब पी रहे थे। गाए बगाए वो मध्यम आवाज में बात भी करने लगते थे। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इस गुफ्तगू का महवर मैं हूं। इसी दौरान में जख्मी कंधे वाला प्रेम चोपड़ा अंदर आया। उसने बड़े अदब से झुककर जावा के कान में सरगोशी की। जावा ने अस्बात में सर हिलाया। प्रेम चोपड़ा वापस चला गया और चंद सेकंड बाद एक दरमियानी उम्र के सिख को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी, सर पर पगड़ी के बजाय जूड़ा था। वो डरा डरा सा जावा के सामने खड़ा हो गया। क्या बात है? जावा ने अखड़ लहजा में कहा। नवार ने परेशान नजरों से दाएं बाएं देखा, जैसे दूसरों की मौजूदगी में बात न करना चाहता हो। जावा फुनकारा, जो बकना है सबके सामने बक दे, समझ ले यहाँ हर जगह मैं ही तेरा बाप खड़ा हूं। नवार ने थूक निकला, जनाब मुझे पिंड के नंबरदार चौधरी गुलाब ने भेजा है, कुड़ी का पता चल गया है जी। कहाँ है? जावा की बेकरारी नुमाया थी। हमारी बैठक में है जी, पनाह लेने के लिए आई थी। तो फिर क्या ख्याल है, पनाह देनी है उसको? जावा ने पूछा। नवार ने हाथ छोड़ दिए। नंबरदार साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते जी, आपकी
दोषी को छुपाकर हमने अपनी गर्दन उतरवानी है, तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? नंबरदार जी ने एक विनती की है जी, अगर आप मान ले तो इनका ख्याल है कि वो खुद कुड़ी को यहाँ लाए तो पिंड वाले बाद में बातें बनाएंगे। आप अपने 2-4 बंदे भेजकर कुड़ी को पकड़ लें। मेरी धड़कनें ज़ेरो ज़बर हो रही थी। यूं लगता था कि जिस्म के हर मसाम से पसीना बह निकला है। इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि नंबरदार का नुमाइंदा जावा को जो इत्तला दे रहा है वो सरवत के बारे ही में है। वही हो रहा था जिसका बदतरीन अंदेशा मेरे दिल में मौजूद था। सरवत यहाँ से तो बच निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो गांव वालों की बेहिसी और कम हिम्मती के जाल से नहीं निकल पाई थी। बाहर नंबरदार का नुमाइंदा खौफज़दा लहजे में जावा से कह रहा था, जनाब आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। आप चाहें तो अभी आ जाएं, बेशक 1-2 गोलियां भी चला दें, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। जावा सफाक मुस्कुराहट के साथ बोला, 1-2 गोलियां मार ही ना दे नंबरदार के हिजड़ों को। नुमाइंदे ने हाथ जोड़े, आप माई बाप हैं जी, अपने चाकरों पर कृपा ही करेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भेजता हूँ बंदे थोड़ी देर में। इस दौरान में उसका ध्यान रखो, वह भाग गई तो तुम में से किसी को अपनी छोकरी देनी पड़ेगी। नवार ने बार बार झुककर नमस्ते किया और उल्टे कदमों चलता हुआ बाहर निकल गया। इस सारी गुफ्तगू के दौरान में उसने बड़ी न्याजमंदी से अपनी गर्दन झुकाए रखी थी। न उसने हमारी शक्लें देखी थी, न कमरे के फर्श पर पड़ी गोविंदर की लाश पर उसकी नजर पड़ी थी। जावा ने यूसुफ से मुखातब होकर कहा, दे भाई आ गई तेरी पत्नी भी हमारे इस बोचड़ खाने में, लेकिन तुझसे ज्यादा परेशानी तो तेरे इस यार ताबिश को होगी। इसका असल पत्ती तो यही है ना, तो बस कागजी खामद है छोकरी का। लगता था कि मेरे और इमरान के बारे में जावा काफी मालूमात हासिल कर चुका है। उसे यह भी मालूम था कि माजी में सरवत मेरी मंगेतर रही है। यूसुफ बिल्कुल खामोश और साकत बैठा था। यूं लगता था कि इस वक्त उसे अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की फिक्र नहीं है। वो गोविंदर की लाश से निगाहें चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाहे बगाहे निगाह लाश पर पड़ ही जाती थी। इसी सूरत में उसके चेहरे पर गहरा जर्द सा साया लहरा जाता था। चौधरी अनवर ने कहा, जावा साहब ये ताबशाह असल पत्ती भी है और पुराना आशिक भी। हमारे पिंड में ये दोनों एक करियाना फरोश के घर में मियाँ बीवी की तरह इकट्ठे रहते रहे हैं। सुना है कि इस कुत्ते जगत सिंह के घर में भी ये पुराने आशिक माशूक एक ही कमरे में सोते रहे। जावा ने शराबी अंदाज में हाथ हिलाया और बोला, हाँ भाई हाँ, वो क्या गाना है आपने किशोर कुमार का जिसकी धुन इस बंगला भाई RD बर्मन ने बढ़ाई थी, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। पुरानी आशिकियाँ हैं भाई, पुरानी शराब की तरह तेज और पक्के नशे वाली। कोई बात नहीं, इस आशिकी का भी हिसाब किताब फरमा लेते हैं, देख लेते हैं ये आशिक बच्चा अपनी लल्ला के लिए कितनी बड़ी ओखली में सर घुसेड़ सकता है। अभी देखते हैं। जरा तवक्कुफ करने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ है, ओए प्रेम कपूर है, तू बोलता क्यों नहीं, मुंह में क्या एल्फी लगाई हुई है? चौधरी अनवर ने कहा, जावा साहब ये जितना ऊपर है ना इससे ज्यादा नीचे है, बड़ा खतरनाक है। आपकी तरह मुझ पर भी एक चढ़ावा चढ़ाया हुआ है इसने। कैसा चढ़ावा? जावा ने पूछा। मैंने आपको बताया तो था, इसने अपनी माशूक के साथ मिलकर जब बॉर्डर पार किया तो मेरे बंदे इसके पीछे थे। इसने जगत के साथ मिलकर घात लगाई और मेरे 5 बंदों की जान ली। इनका खून मेरी छाती पर धरा हुआ है जी। कोई बात नहीं अनवरे, सारे हिसाब एक जगह जमा कर लेंगे, पूरा बिल बना देंगे इसको, तुम चिंता मत करो। लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बड़ा हाई पावर इंजन है जिसको चलाता है। जब तक इस इंजन की टैंकी में चीनी डालकर इसका बोलो राम नहीं करेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। इस इंजन का नाम शायद तुमने भी सुना हो, इमरान हीरो। असल काम यही है कि इसको हीरो बनाने वाले उसके सारे पोशीदा तार काट दिए जाएं, उसको एकदम पावरलेस हिजड़ा इंजन बना दिया जाए, ना खुद चले ना इस बच्चे को धक्का लगाए। ओहो हो हिजड़ा इंजन। जावा ने अपने फिक्र पर खुद ही लुत्फ लिया। मैंने दिल ही दिल में चौधरी अनवर गंजे के झूठ पर लानत अरसाल की। अपने 5 बंदों की मौत का जिक्र करते हुए उसने मेरे साथ जगत वगैरह को भी नथी कर दिया था। शायद उसे जावा को यह बताते हुए शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने अकेले ही उसके 5 बंदों को ठिकाने लगाया था। सरवत के हवाले से अब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, फिर भी ये आज खत्म नहीं हो रही थी कि शायद वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाए। कुछ देर बाद जावा और चौधरी अनवर उठकर कमरे में चले गए। प्रेम चोपड़ा और उसके मुसल्ला खूनखार साथी हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे। यूसुफ सर घुटनों में दिए यकसर खामोश बैठा था। वो सूरत हाल से सख्त खौफजदा और मायूस नजर आता था। इन बातों की खिजालत भी उसके चेहरे पर मौजूद थी जो थोड़ी देर पहले जावा और चौधरी अनवर ने की थी। चौधरी अनवर ने बड़ी बेशर्मी से यह इल्जाम आयद किया था कि मैं और सरवत एक ही कमरे में इकट्ठे सोते रहे हैं।
लेकिन इन बातों ने यूसुफ के दिलो दिमाग में रकाबत के जहरीले नक्श कुछ और गहरे किए थे। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं धीमी आवाज में उससे कहा, यूसुफ, तुम पर कम अज कम यह बात तो साबित हो गई है ना कि तुम्हारी शक्ल किसी गुलकार वगैरह से नहीं, इसी कुत्ते सरदार उतार के बेटे से मिलती है, और इसीलिए तुम्हारे लिए मौत का स्टेज भी तैयार किया जा रहा था। इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सरगोशियों में उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। इसी दौरान में घर से बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। मेरे रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। वही हुआ जो होना था। सरवत यहां पहुंच गई थी। मैंने उसके चिल्लाने की घुटी घुटी आवाज सुनी, फिर शायद किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कोई शख्स गरज कर बोला। अंदाजा हुआ कि वो लोग सरवत को खींच कर अंदर ले आए हैं। बहरहाल हम उसे देख नहीं सके। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इस पिंजरा नुमा कमरे से बाहर निकल सकूं, सरवत को बचा लूं या खुद खत्म हो जाऊं। मैंने जावा को पुकारना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूं। मुझे हरगिज तवक्का नहीं थी कि मेरी पुकार का इतनी जल्दी जवाब मिलेगा। जख्मी प्रेम चोपड़ा अंदर से आया। उसने मुझे खूनी नजरों से घूरा और क्रख्त लहजे में बोला, 2 मिनट चुरी के नीचे सांस ले, भैया साहब खुद तुमसे बात करेंगे। करीबन 15-20 मिनट बाद मुझे हैरत का धचका लगा जब वाकई मुझे उस मनहूस कमरे से बाहर निकाल लिया गया। यूसुफ अंदर ही रहा। एक राइफल की नाल मेरे सर से लगी हुई थी। 2 राइफलें मुझे दाएं बाएं से निशाने पर लिए हुए थी। वो लोग जरा सा रिस्क लेने को भी तैयार नहीं थे। प्रेम चोपड़ा बोला, तुम्हारे लिए बचत की एक ही राह निकल रही है। अपनी किसी बेवकूफ़ी से इसे ज़ाया मत कर देना। जो कह रहे हैं चुपचाप करते जाओ। मैंने इस बात में सर हिला। मेरे हाथों को पुष्ट पर एक हैंड कफ लगा दिया गया था और फिर 2-3 कमरों के अंदर से गुजार कर जावा के सामने पेश कर दिया गया। जावा एक पलंग पर गाँव तकिए के सहारे बैठा शराब पी रहा था। एक कारिंदा उसके पांव दबाने में मसरूफ था। मैं पहुंचा तो जावा ने उसे भी कमरे से निकाल दिया। उसने मुझे अपने सामने एक मूढ़े पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अब इस बंद कमरे में जावा और मैं तन्हा थे। जावा बोला, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा बच्चे। तेरा और इमरान हीरो का सारा हिसाब किताब मैंने इस चिट पर लिख लिया है, एक नजर डाल ले। उसने कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नजर दौड़ाई। एक फहरिस्त से बनाई गई थी। ऊपर से नीचे इस तरह लिखा था, माल रोड लाहौर वाली कोठी में नादर टीटी और उसके एक साथी की हत्या की। सुल्तान चिट्टा के कान में गोली से सुराख किया। इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में 2 बंदों को जख्मी किया। शेखुपुरा के करीब ऐश्वर्या राय की इज्जत खराब की। अंदरूनी लाहौर के होटल लालाजार में सेक्रेटरी नदीम की टांग तोड़कर उसे हबस बेजा में रखा और इसी होटल में सुल्तान के 2 बंदों को शूट किया। दोनों की मौत हुई। चौधरी अनवर की पीली हवेली में नीतू उर्फ करिश्मा कपूर की जान ली। मैंने सवालिया नजरों से जावा को देखा। वो बोला, यह सिर्फ मेरा हिसाब किताब है। चौधरी अनवर और सरदार उतार वगैरह के बही खाते इसके अलावा हैं। इस मेरे हिसाब किताब के मुताबिक ही तुम्हें 2-3 दफा कुत्ते की मौत मारा जा सकता है और तेरी ये सुंदर माशूका पर इसी गांव में 20-20 रुपए का टिकट लगाया जा सकता है। और मैं अपने सर पर हाथ रखकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ 2-2 कोस तक कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। पंचायत से लेकर पुलिस तक और BSF से लेकर फौज तक कोई नहीं। क्या चाहते हो तुम? एक सौदा। मैं अपनी सौगंध वापस ले लूंगा। इमरान हीरो की और तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा और साथ साथ तुम्हारी सुंदर माशूका की भी। चौधरी अनवर और सरदार उतार को भी समझा बुझा लूंगा। वो लफड़ा करेंगे लेकिन संभाल लूंगा। बदले में मुझे क्या करना होगा? उस गोश्त के पहाड़ हरामी रियान विलियम के मुंह में शिकस्त का गोबर भरना होगा। उसे यादगार मात देना होगी। मैं समझा नहीं। जावा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगले महीने मुंबई के एक बड़े जुआ खाने में एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है। इसको ग्रेट गेम का नाम दिया जा रहा है। इसमें दुनिया के मानने हुए करीबन 2 दर्जन गैम्बलर हिस्सा लेंगे। वो चुने हुए नडर लोग जिनको अपने लक पर विश्वास है और किस्मत की देवी जिन पर अपनी मेहरबानियों की बौछार रखती है। गेम भी कोई ऐसा अनोखा नहीं है। तुम्हारा हीरो इमरान किस्मत का धनी है। एक खड़कत उसकी खुशबख्ती को मानती है और जो कुछ इस ग्रेट गेम में किया जाना है ना, वो भी तुम्हारे हीरो के लिए नया नहीं होगा। मैं समझा नहीं। रिवाल्वर में गोली रखकर कनपट्टी पर फायर करना, लेकिन इसमें रिस्क कुछ ज्यादा होगा। जाहिर है अगर इनाम बहुत बड़ा है तो रिस्क तो होगा ही ना। कैसा रिस्क? मैंने पूछा। वो इत्मीनान से बोला, 5 खाने में गोली, 1 खाना खाली। हर बंदे को बस एक फायर करना होगा। जो बचेगा वो दौलत में गर्क हो जाएगा। जावा साहब तुम अपने होश में तो हो। ऐसा कौन कर सकता है और ऐसा कौन करेगा? जावा की आंखों में जहरीले नागफन फैलाए खड़े थे। वो बोला, बहुत से लोग करेंगे जैसे कि तुम। मैंने कहा मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था।
क्या तुमने यही कहा है कि 5 खानों में गोली 1 खाना खाली? मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा। जावा ने जहरीले अंदाज में कहा, यह बड़ा मुकाबला है, इंटरनेशनल बाजी है, इस पर बहुत बड़ी बड़ी रकमें लगेंगी। बहरहाल चॉइस तो हर परीक्षा में होती है, इसमें भी थोड़ी बहुत है। वो क्या? हर खेलने वाले के पास एक इख्तियार होगा, वो 5 खानों में गोली रखकर खुद पर 1 दफा फायर करेगा या फिर 4 खानों में गोली रखकर 2 दफा फायर करेगा। मैंने गहरी सांस ली। रिवाल्वर के 4 खानों में गोली और कनपट्टी पर नाल रखकर 2 दफा ट्रैगर दबाना, यही कह रहे हो ना तुम? क्यों, ये कम मेहरबानी है? नहीं जी, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है? क्या आपने कभी अपने बारे में इस तरह की बात सोची है? 4 खानों में गोली रखी जाए और आपसे कहा जाए कि 2 नहीं चले, 1 दफा ही खुद पर ट्रैगर दबाए। मैं गैम्बलर नहीं हूं जिसका काम उसी को साजे। मैं कुछ और किस्म के काम बड़ी अच्छी तरह से कर सकता हूं। अब देखो ना, तुम जैसे जहरीले सांप का सर मेरे पांव के नीचे है, बस तुम अपनी दुम हिला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। दुम भी अगर ज्यादा हिलाओगे तो काट डाल लेंगे, और तुम्हारी वो नागन भी हमारे कब्जे में है। तुम्हारे सामने उसका जहर निकालेंगे। जहर निकल जाएगा तो वो एकदम मछली बन जाएगी। नाग या नागन में जहर ना हो तो वो एकदम मछली की तरह खाने के काबिल होते हैं। हम इस नागन को खाने की मेज पर सजाएंगे, हर कोई उसे चख सकेगा। अगर वो कपिन्ना सपेरा इमरान तुम्हारे पीछे आया तो उसकी तो ऐसी बैंड बजेगी कि देखने वाले कानों को हाथ लगाएंगे। बड़ी जबरदस्त किस्म की नसबंदी होगी उसकी। जावा की एक बेरहम डान था। इसमें वो तमाम खुसूसियात मौजूद थीं जो किसी भी जनूनी कातिल में हो सकती हैं। वो बंदे को मक्खी की तरह मारता था। आज रात के एक पहर के दौरान में हमारी आंखों के सामने उसने 3 जीते जागते इंसानों को लाशों में तब्दील कर दिया था, और वो 3 लाशें अभी इसी 4 दीवारी ही में मौजूद थीं। मुखबर रोहेल सिंह और जवां साल आशा कौर की लाशें एक पिछले कमरे में रखी गई थी। गोविंदर अभी तक उसी पिंजरा नुमा कमरे में बेगोरो कफन पड़ा था। मैं लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ जावा साहब, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। सोचने की क्या बात है बच्चे, सब कुछ तो तेरे सामने है। तू भी यही है और तेरी माशूका भी। इनकार की गुंजाइश तो तेरे पास है ही नहीं। इनकार करेगा तो अभी इस छोकरी के साथ मेरे लोंडे खेल तमाशा शुरू कर देंगे। ना वो जी सकेगी ना मर सकेगी। मेरा जी चाह सारे अंदेशे बालाए ताक रख कर जावा पर जा पड़ूं, मार दूं या मर जाऊं, लेकिन मेरे हाथ पुष्ट पर बने थे और थोड़े ही फासले पर 2 राइफल बरदार चौकस खड़े थे। मैंने खुद को संभाला और जरा संभलते हुए लहजे में कहा, जो शर्त तुम बता रहे हो बहुत कड़ी है। बेशक इमरान इससे पहले सर्कस में ये रिवाल्वर वाला खेल खेलता रहा है। इसमें गोली कनपट्टी पर नहीं बल्कि पेट पर रखकर चलाई जाती थी, और 6 गोली वाले चैम्बर में 1 या 2 गोलियां रखी जाती थी। मैं नहीं समझता कि कोई भी होशमंद बंदा चैम्बर में 4 गोलियां रखकर अपनी कनपट्टी पर फायर कर सकता है, और वो भी 1 नहीं 2 दफा। चावा ने सिगरेट का गाढ़ा धुआं मेरे मुंह पर छोड़ते हुए कहा, बच्चे से हीरो ने मरना तो वैसे भी है। तुमसे बड़ा बेवकूफ पूरे जग में कोई नहीं होगा अगर तुम ये समझो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें इसके बचने के इम्कानात हैं। वो बच सकता है, इसकी लक काम कर सकती है, और भगवान जाने क्यों मुझे लगता है कि वो कुत्ता बच जाएगा और मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन अगर वो हमारे लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम देकर जिंदा रहा तो मैं उसका जीना जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही लूंगा। मैंने पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा? इसे सिर्फ मुकाबले के लिए ही बुलाया जाएगा? हाँ, ये तुमने काम की बात की है। इस तरह की डील में इस तरह की गारंटी तो होनी चाहिए। मैं तुम्हें जो गारंटी दे सकता हूँ वो मेरी जुबान ही है। पूरे मुंबई में बल्कि पूरे इंडिया में इस जुबान की गारंटी मानी जाती है। खेल में हिस्सा लेने के बाद न सिर्फ तुम्हारी और हीरो की जान की गारंटी है, बल्कि इतना रोकड़ा भी मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें सोने चांदी में दब जाएंगी। मैं फिर भी चाहता हूं कि मुझे कुछ सोचने का मौका दिया जाए। सोच लो, लेकिन कोई हराम जिंदगी नहीं चढ़ेगी। कोई हीरोपन, कोई ब्रूसलीपन, कोई जेम्स बॉन्ड स्टाइल कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें तो शायद हम अभी कुछ ना कहें, लेकिन तुम्हारी उस माशूका का बेड़ा गरक कन खराब हो जाएगा। मैं खामोशी से जावा को देखता रहा। वो बोला, मेरे सामने ऐसे दिद्दे न फाड़ा कर, मेरा मीटर घूम जाता है। मैं गलती से कत्ल कर दिया करता हूँ। मैंने नागवारी से रुख फेर लिया। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए अलहदा कमरे का इंतजाम कर देता हूँ ताकि तुम तसल्ली से सोच समझ सको। बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सहेली को भी तुम्हारे पास ही भेज देता हूँ।
मिलकर सोच लेना और अपना बुरा भला समझ लेना। करीबन आध घंटे बाद मेरी उल्टी हथकड़ी खोलकर मुझे फिर उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जहां मैं यूसुफ और गोविंदर के साथ बंद था। लेकिन अब वहां यूसुफ मौजूद नहीं था। गोविंदर की लाश भी वहां से हटाई जा चुकी थी। कच्चे फर्श से खून अच्छी तरह साफ करके वहां एक चटाई बिछा दी गई थी। कुछ देर के बाद सरवत भी उस कमरे में पहुंच गई। उसकी आंखें रोने से सुर्ख थी। हस्बत वक्का उसने सबसे पहले यूसुफ के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि यूसुफ बिल्कुल खैरियत से है। इन्हें कहाँ रखा गया है? सरवत ने दूसरा सवाल पूछा। मुझे ठीक से मालूम नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि वो यहीं इसी घर में मौजूद है। वो मेरी तरफ देखती थी तो उसकी आंखों में एक बेगानगी आमेज खौफ नजर आता था। इस खौफ का ताल्लुक यकीनन मेरे बदले हुए लाइफ स्टाइल और मेरे अजनबी मिजाज से था। वो रोते हुए बोली, मुझे इन लोगों ने बताया कि इन्होंने आशा को गोली मार दी है। अगर हम में से कोई दूसरा भी इनकी बात नहीं मानेगा तो इसके साथ भी यही करेंगे। क्या वाकई आशा? मैं खामोश रहा। मेरी खामोशी ने उसे समझा दिया कि ये दिल दहला देने वाली इतलात दुरुस्त है। उसकी खूबसूरत आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। वो भीगी आवाज में बोली, और रजनी कैसे बेहोश हुई है? मैंने अभी उसे साथ वाले कमरे में देखा है। आशा को गोली लगी तो उसने देख लिया। बस इसी सदमे से वो गिर गई। आप सच कह रहे हैं ना? मेरा मतलब है कि उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? मैंने नफी में सर हिलाया। और गोविंदर नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? वो भी यहीं है, मगर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें नंबरदार के घर से पकड़ा है। उसने इस बात में सर हिलाया। मेरा ख्याल था कि वो लोग मुझे पनाह देंगे और आपकी मदद के लिए भी बाहर निकलेंगे, मगर वो बुज़दिल निकले और धोखेबाज भी। उन्होंने यहाँ इतला पहुँचा दी, ये लोग मुझे पकड़ लाए। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं ताबिश। ये कौन है? हमसे इनकी क्या दुश्मनी है? मैंने कहा, सरवत, ये वही लोग हैं जिन्होंने यूसुफ को लाहौर के अस्पताल से उठाया और यहाँ पहुँचाया। हम सरदार उतार की हवेली से तो निकल आए, लेकिन इन लोगों के चुंगल से नहीं बच सके। मुझे उस बड़ी आंखों वाले से बड़ा खौफ आ रहा है, जिसके चेहरे पर हल्के दाग हैं। वो इंसान नहीं, कोई जानवर लगता है। वही इनका सरगना है।